हेलो एवरीवन। करंट अफेयर का अगला पार्ट शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले एक बात ये कि जो भी आपने ठान लिया है, जो भी लक्ष्य आपने बना लिया है, उसे आपको पूरा ही करना है। याद रखिए कि आपके दिमाग से बड़ी शक्ति इस दुनिया में कोई नहीं है। और अगर आपने किसी चीज़ को ठान लिया है तो आप उसे बहुत आराम से पूरा कर सकते हैं। मेहनत लगेगी तो मेहनत करिए। और ये भी याद रखिए कि कोई भी टॉपर या कोई भी सफल व्यक्ति कोई भी नई चीज़ नहीं करता है, बल्कि वो चीज़ों को ही नए तरीके से करता है। तो अब आप देख लीजिए कि आप चीज़ों को किस नए तरीके से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इंद्र 21। इंद्र को अगर आप इंग्लिश में लिखेंगे तो वो लिखाएगा IND RA, इंद्र। तो IND का मतलब हुआ इंडिया और RA का मतलब हुआ रसिया। तो भारत और रूस का 12वां संयुक्त सैन्याभ्यास, उसका नाम क्या है? इंद्र। तो क्वेश्चंस आते हैं कि इंद्र युद्ध अभ्यास किन किन देशों के बीच हुआ। तो इसको आप तोड़िएगा IND और RA में, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। बांस औद्योगिक पार्क। बांस औद्योगिक पार्क कहाँ शुरू किया गया है? असम राज्य के दीमा हसाओ जिले में। असम राज्य के दीमा हसाओ जिले में बांस औद्योगिक पार्क शुरू किया गया है। इससे अर्थव्यवस्था और रोजगार उत्पन्न होगा। भारत के पास दुनिया का 30% बांस संसाधन की क्षमता है। भारत के पास दुनिया का 30% बांस संसाधन की क्षमता है। लेकिन भारत में उत्पादन वैश्विक बाजार का सिर्फ 4% होता है। ये आंकड़े आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस ये मनाते हैं 1 अगस्त को। क्यों? 2019 में 3 तलाक कानून अधिनियम पारित हुआ था उसके बाद। और मिस्र ऐसा पहला देश है जिसने 3 तलाक को सबसे पहले समाप्त किया था। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 किसे मिला है? लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है साइरस पूनावाला को। ये सीरम इंस्टीट्यूट के संस्थापक हैं, जिसने कोरोना में बहुत बेहतरीन काम किया था। वर्ष 1983 में इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी। वो कौन सा ऐसा शहर है जो 100% टीकाकरण सबसे पहले किया? वो है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर कहाँ है? उड़ीसा में है। धौलावीरा किस क्रम का वैश्विक धरोहर बना है? धौलावीरा 40वें क्रम का वैश्विक धरोहर बना है। धौलावीरा कहाँ पे है? गुजरात में है। और यूनेस्को ने इसे भारत में विश्व धरोहर घोषित किया है। धौलावीरा धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता की वो पहली साइट है जिसे वैश्विक धरोहर साबित किया गया है, घोषित किया गया है। और 39वां क्रम का कौन है? 39वें क्रम का है रामप्पा मंदिर, जो कि तेलंगाना में है। तो धौलावीरा 40वें क्रम का हो गया और इसके साथ ही भारत अब यूनेस्को के सुपर 40 ग्रुप में शामिल हो गया है। सुपर 40 ग्रुप में शामिल होने वाला ये 6वां देश है। 40 जो वैश्विक धरोहर स्थल हैं उसमें से 32 सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं और एक मिश्रित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री का नाम क्या है? कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री का नाम है बसवराज बोम्मई। आगे बढ़ते हैं। लघु वनोपज के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है छत्तीसगढ़ को। 139 वन धन विकास केंद्र हैं यहाँ पे। इनमें से 70 केंद्रों द्वारा लघु वनोपजों का, हर्बल उत्पादों का प्रसंस्करण किया जा रहा है। 2020-21 में छत्तीसगढ़ हर्बल्स को एक देशव्यापी ब्रांड बनाने की शुरुआत की गई थी और 10 करोड़ रुपए के विक्रय का लक्ष्य रखा गया था। छत्तीसगढ़ के 12 वन धन विकास केंद्रों को 15 राज्य पुरस्कार मिले हैं। छत्तीसगढ़ के 12 वन धन विकास केंद्रों को 15 राज्य पुरस्कार मिले हैं। आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा फैक्ट है, बस ऐसे ही एक नजर डाल लीजिएगा कि जुलाई 2021 में जीएसटी के संग्रहण में 33% की वृद्धि हो गई थी जुलाई 2020 की तुलना में। यूएनसीसीडी ने वन मंत्री मोहम्मद अकबर को सम्मानित किया था। पिछले वीडियो में हम इसको देख चुके हैं। छुई खदान के रियासत का इतिहास, ये एक किताब लॉन्च हुई है। छुई खदान के रियासत का इतिहास, इसे लिखा किसने है? डॉक्टर शैलेंद्र सिंह ने। अब छुई खदान जो राजवंश था वो कौन सा राजवंश था? तो वो आपका बैरागी राजवंश था। ये क्वेश्चन पूछता है कि छुई खदान किस वंश से संबंधित है? तो बैरागी राजवंश से संबंधित है। तो छुई खदान के रियासत का इतिहास एक पुस्तक है जिसे लिखा है डॉक्टर शैलेंद्र सिंह ने। छत्तीसगढ़ का जनजातीय एटलस, अपना जनजातीय एटलस बनाने वाला छत्तीसगढ़ देश का तीसरा राज्य है। इसके पहले उड़ीसा और झारखंड जनजातीय एटलस बना चुके हैं। छत्तीसगढ़ में राज्य की 42 जनजातियों की जानकारी इस जनजातीय एटलस से मिलती है।
इसे 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर लॉन्च किया गया। आगे बढ़ते हैं। पूना नारकोम अभियान कहाँ शुरू किया गया? पूना नारकोम अभियान शुरू किया गया है सुकमा में। किसके द्वारा? पुलिस के द्वारा। और पुलिस अधीक्षक कौन है जिन्होंने शुरू किया इसको? सुनील शर्मा। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए पूना नारकोम अभियान शुरू किया गया है सुकमा में। कुनमेरा, कुनमेरा कहाँ पे है, क्यों इसका नाम ले रहे हैं हम? कुनमेरा है सीतापुर ब्लॉक में, जो सरगुजा जिले में स्थित है। यहाँ पर पत्थरों पर बने शैलचित्र बने हैं जिनको लगभग 10,000 साल पुराना माना जा रहा है। तो पत्थरों पर बने शैलचित्र, वो भी लगभग 10,000 साल पुराने, कुनमेरा सीतापुर में, इसलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। राजीव गांधी भूमिहीन किसान न्याय योजना, ये 3 फरवरी को अभी शुरू हुई है, जब सांसद श्री राहुल गांधी यहाँ पर आए थे। 6,000 रुपए की मदद दी जाएगी, 2-2 हजार रुपए की 3 किश्तों में। इसमें मनरेगा या कृषि मजदूरी से जुड़े हुए ऐसे भूमिहीन जिनके पास खेती के लिए जमीन नहीं है, धोबी, नाई, पुजारी, लोहार को भी लाभ मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। 32वां ओलंपिक टोक्यो 2021, इसका मोटो क्या था? स्टे फिट, स्टे हेल्दी, स्टे एक्टिव। भारत को कौन सा स्थान मिला? 48वां। पहले स्थान पर यूएसए, दूसरे स्थान पर चाइना, तीसरे स्थान पर जापान। इसमें से कौन कौन ऐसे खिलाड़ी थे भारत के जिन्होंने पदक जीता? कुल 7 खिलाड़ी थे जिन्होंने भारत को पदक दिलाया। आपको याद रखना है कि किस खिलाड़ी ने कौन सा पदक दिलाया। एक गोल्ड था नीरज चोपड़ा, मीराबाई माफ कीजिएगा, नीरज चोपड़ा स्वर्ण, मीराबाई चानू रजत, रवि कुमार दाहिया रजत, बजरंग पूनिया कांस्य, पीवी सिंधु कांस्य, लवलीना बोरगोहेन कांस्य, हॉकी टीम कांस्य। आपको ये भी याद रखना है कि कौन सा खिलाड़ी क्या खेलता है। ठीक है, नीरज चोपड़ा जेवलिन, मीराबाई चानू भारोत्तोलन, रवि दाहिया कुश्ती, बजरंग पूनिया कुश्ती, पीवी सिंधु बैडमिंटन, लवलीना मुक्केबाजी और हॉकी टीम को कांस्य मिला है। हॉकी टीम के कैप्टन कौन है ये आपको याद रखना है। अभी एडीपीओ का एग्जाम हुआ था, सीजीपीएससी ने लिया था, उसमें क्वेश्चन ये आया था कि नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में कितने मीटर दूर अपना भाला फेंका? तो याद रखिएगा 87.58 मीटर। शुरू में भी 8 है और लास्ट में भी 8 है, तो 87.58 मीटर। ठीक है। कब से कब तक हुआ था 32वां ओलंपिक? 23 जुलाई से लेके 8 अगस्त तक। कुल 205 देश, 33 खेल और 339 इवेंट इसमें शामिल हुए थे। भारत की तरफ से 128 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था और 18 इवेंट्स में वो शामिल हुए थे। तो टोक्यो ओलंपिक से मुझे लगता है कि एक न एक क्वेश्चन तो आएगा ही, इसलिए आपको टोक्यो ओलंपिक को ध्यान से देखना होगा। आगे बढ़ते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम अब मेजर ध्यानचंद के नाम पर कर दिया गया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम अब मेजर ध्यानचंद के नाम पर रख दिया गया है। और ध्यानचंद के नाम पर क्यों रखा गया है? क्योंकि ध्यानचंद हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं और खेलों में इनका बहुत अतुलनीय योगदान रहा है। इनके नाम पर 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल हैं। खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 29 अगस्त को ही मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था और अब उन्हीं के नाम पे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी दिया जाएगा। खेल रत्न पुरस्कार जो राजीव गांधी के नाम से वो 1991-92 में स्थापित किया गया था और विश्वनाथन आनंद वो पहले खिलाड़ी थे जिन्होंने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हासिल किया था। ये फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। उज्ज्वला 2.0 की शुरुआत की गई। कहां शुरुआत की गई? महोबा उत्तर प्रदेश से 10 अगस्त 2021 को। अब सिर्फ आधार कार्ड ही पर्याप्त होगा पहचान और पते के लिए, और जो प्रवासी परिवार हैं जिनका कुछ खास पता नहीं है, आना जाना करते रहते हैं, केवल स्व घोषणा पत्र से ही उनको उज्ज्वला के कनेक्शन मिल जाएंगे। आगे इंपॉर्टेंट है छत्तीसगढ़ के लिहाज से। देश में ऐसा पहली बार हुआ है कि शहरी क्षेत्र के आदिवासियों को भी सामुदायिक वन संसाधन अधिकार देने की शुरुआत की गई है। कहां से की गई है? धमतरी के नगरी नगर पंचायत से। धमतरी के नगरी नगर पंचायत से। देखिए क्वेश्चन क्या है। देश में पहली बार शहरी क्षेत्र के आदिवासियों को, तो शहर और नगर ये दोनों मिलते जुलते शब्द हैं, तो अगर आपको नहीं याद हो पाएगा तो नगर से नगरी आप याद रख लीजिएगा कि नगरी वो पहली जगह है जहां शहरी क्षेत्र के आदिवासियों को
सामुदायिक वन संसाधन अधिकार देने की शुरुआत की गई है। नगरी कहां पर है? धमतरी में है। ठीक है, 10,200 एकड़ जंगल में इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, इसी में कुछ और फैक्ट्स देखते हैं। टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में स्थित ग्राम करही को भी यहाँ पे सामुदायिक वन संसाधन अधिकार देने की शुरुआत की गई है। ये उदंती सीता नदी में स्थित है। करही, बरौली, बहीगांव, जोरातराई, मुसलखुई, ये 5 गांव हैं जहां की ग्राम सभाओं को 14,000 एकड़ जंगल पर अधिकार दिया गया है। ये तकरीबन 5,500 हेक्टेयर होगा। तो ये याद रखिएगा कि देश में पहली बार शहरी क्षेत्र के आदिवासियों को सामुदायिक वन संसाधन अधिकार देने की शुरुआत की गई है। कहां से? धमतरी के नगरी से। आगे बढ़ते हैं। वसुंधरा सम्मान 2021 2001 से प्रारंभ किया गया था। इस बार 21वीं पुरस्कार था। ये 14 अगस्त को दिया गया मुख्यमंत्री निवास पर। किसे दिया गया ये याद रखना जरूरी है, सतीश जायसवाल को। ठीक है, देवी प्रसाद चौबे की 45वें पुण्यतिथि पर वसुंधरा जो है एक पत्रिका है, इसे लोक जागरण की मासिक पत्रिका कहते हैं। तो वसुंधरा सम्मान 2021 श्री सतीश जायसवाल। आगे बढ़ते हैं। लघु वनोपज के लिए छत्तीसगढ़ को 10 राष्ट्रीय सम्मान। वहां पर हमने देखा था केंद्रों को 12 सम्मान मिले थे। यहाँ पे लघु वनोपजों के लिए छत्तीसगढ़ को 10 राष्ट्रीय सम्मान मिला है। 6 अगस्त को भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन संघ द्वारा दिया गया है। वंधन योजना 14 अप्रैल 2018 से शुरू है। छत्तीसगढ़ में पहले स्थान पर बीजापुर है। छत्तीसगढ़ में कुल कितने वंधन केंद्र हैं? 139। वंधन योजना और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए छत्तीसगढ़ को ये सम्मान दिया गया है। तो लघु वनोपज के लिए छत्तीसगढ़ को कितने राष्ट्रीय सम्मान? 10 राष्ट्रीय सम्मान। कुल कितने हैं यहाँ पे? 139 वंधन केंद्र। और प्रथम कौन है? बीजापुर। आगे बढ़ते हैं। उत्कृष्ट विवेचना के लिए 3 पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया गया है भारत सरकार के लिए। अब जैसे ही पुलिस की बात आती है तो आपको याद आता है कि पुलिस क्या करती है? हमारी रक्षा करती है। रक्षा करती है तो देश में रक्षा मंत्री होते हैं। ठीक है, और पहली महिला रक्षा मंत्री का अगर आप नाम याद रखना चाहेंगे तो आपको एक नाम याद आएगा, इंदिरा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 नाम है, राजीव, इंदिरा और इंदु। तो इंदिरा, इंदिरा से ही आपको सारे नाम याद आ जाएंगे। एक इंदिरा है, इसी से इंदु हो जाएगा, और इंदिरा के लास्ट में रा है, रा से राजीव हो जाएगा। ठीक है, वैसे भी इंदिरा और राजीव का नाम आपस में जुड़ा हुआ है तो आपको याद रखने में दिक्कत नहीं होगी। एक नाम है इंदु शर्मा। तो राजीव शर्मा डीएसपी हैं बेमेतरा के, इंदिरा वैष्णव सब इंस्पेक्टर है राजनांदगांव की, और इंदु शर्मा असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हैं, ये है बस्तर की। तो इस तरह से ये 3 अधिकारी हैं जिनको कि भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है। गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा उत्कृष्ट विवेचना के लिए। आगे बढ़ते हैं। दुर्गा चंद्राकर। कौन है दुर्गा चंद्राकर? दुर्गा चंद्राकर इंटरनेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में शामिल हुई थी और 50 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। अंडर 30 वेट कैटेगरी में, माफ कीजिएगा, अंडर 30 में, 50 किलोग्राम भार वर्ग में इनका जो वेट कैटेगरी था वो कितना था? 50 किलोग्राम भार वर्ग में। ये कहाँ की रहने वाली हैं? छुरा गरियाबंद की रहने वाली हैं। इनका नाम है दुर्गा चंद्राकर। दुर्गा चंद्रा। ये इवेंट कहाँ हुआ था? ये हुआ था नेपाल पोखरा में। 12 से 14 अगस्त तक का आयोजन हुआ था। ठीक है, जो एज ग्रुप था वो अंडर 30 था और वेट कैटेगरी था 50 केजी। दुर्गा चंद्राकर, गोल्ड मेडल, कौन सा खेल? किक बॉक्सिंग। पैरा ओलंपिक टोक्यो ये भी हुआ था, इसको भी आपको याद रखना है। कब से शुरुआत हुई? 1960 से। भारत के कितने खिलाड़ियों ने इस बार हिस्सा लिया? 54 खिलाड़ियों ने। ध्वजवाहक कौन थे? टेक चंद, जो कि शॉर्ट पुट खेलते हैं। और पहली महिला कौन है जिन्होंने पैरा ओलंपिक में आपको मेडल दिलाया था? वो पहली महिला है दीपा मलिक, जिन्होंने शॉर्ट पुट में आपको रजत दिलाया था। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के 3 वेटलिफ्टर भारतीय टीम में शामिल किए गए हैं। छत्तीसगढ़ के 3 वेटलिफ्टर भारतीय टीम में शामिल किए गए हैं। इन तीनों के नाम क्या है? सुभाष लहरे, मिथिलेश सोनकर और ज्ञानेश्वरी यादव। अब आप कैसे याद रखेंगे? जैसे ही कोई झूठा ज्ञान बखारने की कोशिश करते तो हम उसको बोलते हैं ना कि उसके पास झूठा ज्ञान है, और झूठा को हम क्या कहते हैं? हिंदी में मिथ्या भी कहते हैं। तो हम यहाँ पे ये मान लेंगे कि जो सुभाष है वो मिथ्या ज्ञान दे रहा है। तो सुभाष का मिथ्या ज्ञान, सुभाष का मिथ्या ज्ञान।
तो सुभाष से हो जाएगा आपका सुभाष लहरे, मिथ्या से हो जाएगा आपका मिथिलेश सोनकर, और ज्ञान से हो जाएगा ज्ञानेश्वरी यादव। तो सुभाष, मिथिलेश, ज्ञानेश्वरी, ये 3 हैं जिनको कि भारतीय टीम में शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़ से रिलेटेड हैं, वेट लिफ्टर, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। सिंगापुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में ये शामिल होने वाले थे। ओके, नेक्स्ट। 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस। यूनाइटेड नेशंस की घोषणा थी, 1994 से शुरुआत हुई है। ठीक है, उद्देश्य इस बार का क्या है? इंडिजिनस यानी कि स्वदेशी आबादी के अधिकारों को बढ़ाना और उनकी रक्षा करना, पर्यावरण में योगदान को स्वीकार करना। 2021 की थीम क्या है? किसी को पीछे नहीं छोड़ना, स्वदेशी लोक और सामाजिक अनुबंध का आह्वान। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन, घटेगा कुपोषण, बढ़ेगा रोजगार। इसमें क्या क्या शामिल है? कोदो कुटकी और रागी, इस फसल को प्रोत्साहन दिया जाना है। ठीक है, कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर तथा दुर्ग कोंदर को में लघु धान्य फसलों के लिए प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं। 15 अगस्त को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कई सारी घोषणाएं की थी, वहां मैंने इसको नोट करके रखा था, बट इसमें से कुछ ही है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो सारा को नहीं देखना है। जैसे कि 15 अगस्त को 4 नए जिले और 18 नई तहसीलों के गठन की घोषणा मुख्यमंत्री ने की थी। ठीक है, तो इस तरह से चीजें जो है आप इसमें देख लीजिएगा क्या क्या इंपॉर्टेंट है। धनवंतरी योजना के लिए भी घोषणा की थी, एलसीआरटी बोर्ड के गठन की बात की थी। एलसीआरटी बोर्ड का मतलब यह है कि 4 अलग अलग बोर्ड थे जिसकी घोषणा की थी माननीय मुख्यमंत्री ने। ठीक है, बस्तर फाइटर बटालियन में भर्ती की बात कही गई थी, धान खरीदी की बात कही गई थी, और इसके अलावा ये भी कहा गया था कि धान खरीदी में इस बार राष्ट्रीय कीर्तिमान स्थापित किया गया है। ठीक है, छोड़ते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। बरहा झरिया और हाथामाड़ा, बरहा झरिया और हाथामाड़ा क्या है ये कोरबा जिले में है, और इनको संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाएगा, ऐसी बात कही गई है शासन के द्वारा। पाली, तुम्माड़ और चैतुरगढ़, ये 3 ऐसे स्थान है कोरबा में जो भारत सरकार द्वारा संरक्षित हैं। पाली, तुम्माड़ और चैतुरगढ़ भारत सरकार द्वारा संरक्षित है। कुदरमाल ये राज्य सरकार द्वारा संरक्षित है। अब उसी में बरहा झरिया और हाथामाड़ा, ये 2 ऐसे जगह हैं जहां और इनको संरक्षित क्षेत्र घोषित करने की बात की गई है। प्रमोद कुमार शुक्ला, कौन है प्रमोद कुमार शुक्ला? ये व्याख्याता हैं एकलव्य विद्यालय बस्तर के। प्रमोद शुक्ला व्याख्याता, एकलव्य विद्यालय बस्तर के। इनको राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए नामित किया गया है, इसलिए नाम इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, पद्मा सचदेव। पद्मा सचदेव डोंगरी साहित्य की जननी कहा जाता था इनको, डोंगरी साहित्य की जननी। 81 ईयर्स, 81 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। मेरी कविता मेरे गीत 1969 में इस रचना के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और बूंदी बावरी 2015 में जारी हुई थी किताब, ये इनकी आत्मकथा है। तो पद्मा सचदेव एक बहुत बड़ा नाम है, इसलिए आपको इनकी आत्मकथा बूंदी बावरी और किस साहित्य के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, मेरी कविता मेरे गीत, ये याद रखना जरूरी है। और इनको किस साहित्य की जननी कहते हैं? डोंगरी साहित्य की जननी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत का वो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो सैटेलाइट फोन से लैस हो गया है? वो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये पहला राष्ट्रीय पार्क है जहां पर सैटेलाइट फोन शुरू किया गया है। शिकारियों पर नजर रखने और बाढ़ की स्थिति को देखने के लिए ये सैटेलाइट फोन सहायक होंगे। क्यों? क्योंकि सैटेलाइट फोन के लिए नेटवर्क की आवश्यकता नहीं होती, ये सैटेलाइट से सीधे कनेक्टेड होता है, इसलिए कहीं पे भी काम करता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1974 में की गई थी। 1985 में इसे यूनेस्को ने वैश्विक धरोहर घोषित किया था। विश्व हाथी दिवस कब मनाते हैं? 12 अगस्त को। कब से शुरू हुआ है? 2012 से। ठीक है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव। आगे बढ़ते हैं। वो कौन सा ऐसा शहर है जिसे वाटर प्लस सिटी घोषित किया गया है? वो है इंदौर। देश का पहला शहर है जिसे वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाएगा? प्रतिवर्ष 14 अगस्त को। क्यों? आम जनता के दर्द और पीड़ा को याद करना इसका मुख्य उद्देश्य है।
क्योंकि जब भारत और पाकिस्तान अलग हुए थे तो लोगों को जो दर्द और पीड़ा हुई थी वो अभी भी लोगों के जहन में है। इसीलिए 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा की गई है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को, अभी पहले ही हमने देखा था इसको। 2012 में पहला आयोजन मेजर ध्यानचंद के नाम पे 29 अगस्त को उनका जन्मदिन होता है इसलिए। ऑपरेशन देवी शक्ति, क्या है ऑपरेशन देवी शक्ति? काबुल से भारतीय नागरिकों एवं अफगान भागीदारों को बाहर निकालने के लिए 16 अगस्त को शुरुआत, 40 भारतीयों को एयरलिफ्ट किया गया। अफगानिस्तान में जब तालिबान ने अपना कब्जा करना शुरू किया तो वहां से जब लोगों को लेकर भारत लाया गया तो उसको दिया गया है नाम ऑपरेशन देवी शक्ति। आगे बढ़ते हैं। देश के मेंटर कार्यक्रम, देश के मेंटर कार्यक्रम में सोनू सूद को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है दिल्ली के लिए, और दिल्ली में शिक्षा को जन आंदोलन के रूप में अपनाने के लिए देश के मेंटर कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसमें दिल्ली सरकार ने मेंटर्स बनाए हैं और ये कहा है कि प्रति मेंटर अधिकतम 10 बच्चों को अडॉप्ट करें और उनकी देखभाल करें, उनकी शिक्षा में उनको हेल्प करें। आगे बढ़ते हैं। सुजलाम अभियान, 25 अगस्त को इसकी घोषणा की गई है सुजलाम अभियान की। सुजलाम अभियान किसके अंतर्गत है? आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत, और अगले 100 दिनों के लिए यह संचालित किया गया। ठीक है, क्या है सुजलाम अभियान? सोख्ता गड्ढों का निर्माण ताकि जल प्रबंधन बेहतर हो सके। जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा शुरुआत किया गया है। शौचालयों की मरम्मत यानी कि रेट्रोफिटिंग भी की जाएगी और नए शौचालयों का निर्माण भी होगा। सुजलाम अभियान शुरुआत कब हुआ? 25 अगस्त को। नेक्स्ट, यूनाइट अवेयर प्लेटफॉर्म, क्या है ये? यूनाइट अवेयर प्लेटफॉर्म के जरिए यूनाइटेड नेशन के सहयोग से शांति सैनिकों की सुरक्षा के लिए एक प्रौद्योगिकी मंच है। तो यूनाइट अवेयर प्लेटफॉर्म किसके लिए है? शांति सैनिकों के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए। ठीक है, आपको पता होगा कि भारत अगस्त महीने के लिए यूएनएससी का अध्यक्ष था। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि किस महीने के लिए भारत यूएनएससी का अध्यक्ष था? तो अगस्त 2021 के लिए। 1948 से 71 यूनाइटेड नेशन शांति अभियान में 49 में 2 लाख से अधिक भारतीय सैनिक शामिल हुए हैं। कुल 71 अभियान में 49 में भारत के 2 लाख से अधिक भारतीय सैनिक शामिल हुए हैं। 2007 में भारत यूएन शांति मिशन में एक महिला दल भेजने वाला पहला देश बना था। तो इस लिहाज से भारत यूएन के शांति अभियान में एक बहुत महत्वपूर्ण अपना योगदान निभाता है। आगे बढ़ते हैं। कोंकण युद्ध अभ्यास किसके किसके बीच हुआ? तो भारत और ब्रिटेन के बीच में। कहां पे? इंग्लिश चैनल में नौसैनिक अभ्यास था ये कोंकण अभ्यास। आगे बढ़ते हैं। सबसे ऊंचा हर्बल पार्क कहां स्थापित किया गया है? तो सबसे ऊंचा हर्बल पार्क स्थापित है उत्तराखंड में और चमोली जिले में। ठीक है, माड़ा गांव जहां पे ये स्थित है, 11,000 फीट की ऊंचाई पर। यहाँ पर अल्पाइन प्रजाति का विस्तार है और यहीं पर अल्पाइन प्रजाति के लिए शोध भी होता है। सबसे ऊंचा हर्बल पार्क उत्तराखंड। युक्त धारा, युक्त धारा क्या है? युक्त धारा एक पोर्टल है जिसे भू स्थानिक योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है 23 अगस्त को। इससे क्या होगा? युक्त धारा से रिमोट सेंसिंग एवं जीआईएस आधारित जानकारी का इस्तेमाल होगा। मनरेगा की परिसंपत्तियों की योजना बनाने में सुविधा होगी। इसरो और ग्रामीण विकास मंत्रालय का ये संयुक्त प्रयास है। आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे बड़ी भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर परियोजना, भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग फ्लोटिंग का मतलब जानते ही हैं, तैरती हुई सोलर परियोजना सिमहाद्री में शुरू की गई है। किसके द्वारा? एनटीपीसी के द्वारा। सिमहाद्री कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। वाणिज्यिक परिचालन शुरू हो गया है इसका। कितने मेगावाट का? 15 मेगावाट का। तो भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर परियोजना सिमहाद्री में किसके द्वारा शुरुआत की गई? एनटीपीसी के द्वारा। गढ़बो नवा भविष्य 15 अगस्त को शुरू किया गया। गढ़बो नवा भविष्य कब शुरू किया गया? 15 अगस्त को। छत्तीसगढ़ के सभी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को पुस्तकीय ज्ञान के साथ व्यवहारिक ज्ञान दिया जाएगा। सामाजिक कार्यों व्यवसाय से जुड़े लोगों की भी पहचान कराएंगे। तो गढ़बो नवा भविष्य किससे संबंधित है? प्राथमिक स्कूलों के बच्चों से संबंधित है। यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। 100 दिन 100 कहानियां। 100 दिन 100 कहानियां, क्या है ये 100 दिन 100 कहानियां? 100 दिन 100 कहानियां अंग्रेजी भाषा में पठन पाठन की गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए शुरू की गई है।
सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज मैसूर द्वारा तैयार की गई पुस्तकें, जिसे स्कूली बच्चे पढ़ेंगे। कौन से स्कूली बच्चे? मिडिल स्कूल के स्कूली बच्चे। 100 दिन 100 कहानियां, अंग्रेजी भाषा में पठन पाठन, मिडिल स्कूल के लिए सेंट्रल स्कूल ऑफ इंडियन लैंग्वेज के द्वारा तैयार की गई पुस्तकें। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ के 32 पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को राष्ट्रीय सम्मान दिया गया है 15 अगस्त को केंद्र सरकार द्वारा। तो कितने पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को? 32 पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को। इसमें से यूबीएस चौहान, इनको क्या मिला है? इनको विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक मिला है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार होता है। इसके अलावा 10 अधिकारियों कर्मचारियों को सराहनीय सेवा पदक और 21 को वीरता पदक मिला है। तो टोटल कुल 32 लोगों को सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। सुपोषण अभियान। सुपोषण अभियान, इसमें आपको यह याद रखना है कि सुपोषण अभियान से कितने प्रतिशत लोग कुपोषण से बाहर आ चुके हैं। तो मई 2021 तक का जो आंकड़ा है, उसके अनुसार 32% बच्चे कुपोषण से मुक्त हो चुके हैं। और ये जो 32% वो कितने के बराबर है? 1,40,556। डाटा को देखें तो जनवरी 2019 में 4,33,000 बच्चे कुपोषित थे और मई 2021 में अब ये घटकर 2,92,000 हो चुका है। तो तकरीबन 32%, 32% जो है कुपोषण मुक्त हो चुके हैं। मुख्यमंत्री सस्ती दवा योजना, जिसको नाम दिया गया धनवंतरी, ठीक है, अब हर जिले में एक जेनरिक दुकान खोली गई है। ये अर्बन पब्लिक सर्विस सोसाइटी के द्वारा संचालित होगी, जिसके अध्यक्ष कौन है? कलेक्टर। राज्य शहरी विकास अभिकरण सूडा इसकी नोडल एजेंसी है। धनवंतरी योजना के अध्यक्ष कौन है? कलेक्टर। राष्ट्रीय पोषण माह सितंबर माह में मनाया जाता है, आपको पता ही है। 2018 से इसकी शुरुआत की गई है और राष्ट्रीय पोषण माह की सर्वप्रथम शुरुआत कहां से हुई थी? राजस्थान से। 2018 से प्रत्येक वर्ष सितंबर माह में मनाया जाता है आपका राष्ट्रीय पोषण माह। आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक साथ 9 जस्टिस ने शपथ ली थी और इसमें 3 महिलाएं थी। तो एक साथ कितने जस्टिसों ने शपथ ली? 9। और इसमें महिलाएं कितनी थी? 3। अब इन 3 महिलाओं के नाम आपको याद रखना है। इसके लिए अगर आप बीही आप खाते ही होंगे, ठीक है, बीही हर किसी को पसंद होता है, ठंड के दिनों में आता है। और बेला, बेला का फूल भी लोगों को पसंद है, तो आपको याद रखना है बीही बेला, ठीक है। तो इस तरह से आप 3 महिलाओं के नाम याद रख लेंगे। तो बी से हो गया आपका जस्टिस बीबी नागरत्ना, ही से हो गया आपका जस्टिस हिमा कोहली और बेला से हो गया जस्टिस बेला त्रिवेदी। तो ये 3 महिलाएं थी जिन्होंने शपथ लिया। सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना ने इनको शपथ दिलाई। अब यहाँ पे आपको याद ये रखना है कि जस्टिस एनवी रमन्ना कौन से क्रम के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। पहली महिला जस्टिस कौन थी भारत की? तो भारत की पहली महिला जस्टिस थी जस्टिस फातिमा बीबी। और देश की पहली महिला जज कौन थी? तो वो थी जज अन्ना चांडी। ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं और क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं। जब आप एक फैक्ट को पढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड आगे पीछे के सारे फैक्ट्स भी आपको पढ़ने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। जस्टिस माफ कीजिएगा, एशियाई जूनियर मुक्केबाजी। एशियाई जूनियर मुक्केबाजी, एशियाई जूनियर मुक्केबाजी कहाँ आयोजित हुई? दुबई में। इसमें 8 गोल्ड मिले, 5 सिल्वर मिले और 6 कांस्य मिले। और ये जो 8 गोल्ड थे, इसमें से 6 गोल्ड लड़कियों ने जीते। तो एशियाई जूनियर मुक्केबाजी का आयोजन दुबई में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। ई रूपी, ई रूपी क्या है? कब शुरुआत की गई इसकी? 2 अगस्त 2021 को इसकी शुरुआत की गई। यह डिजिटल भुगतान के लिए कैशलेस और संपर्क रहित माध्यम है। इसको शुरुआत किसने की? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है। बिना किसी फिजिकल इंटरफेस के ये डिजिटल जुड़ाव है। प्रधानमंत्री ने इसको लॉन्च किया। आगे बढ़ते हैं। भुवनेश्वर, जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, 100% वैक्सीनेशन वाला देश का पहला शहर है। छत्तीसगढ़ का कौन सा शहर पहला है? रायगढ़। कुरंदी, कुरंदी क्या है? कुरंदी वनौषधि प्रसंस्करण केंद्र है और देश में इसे पहला स्थान हासिल हुआ है। कुरंदी वनौषधि प्रसंस्करण केंद्र है और देश में पहला स्थान इसको हासिल हुआ है। किसके अंतर्गत?
प्रधानमंत्री वन धन विकास योजना के अंतर्गत। किसने दिया है? ट्राइफेड ने। काजू प्रसंस्करण केंद्र के लिए जो बकावंड का वन धन केंद्र है वो देश में दूसरे स्थान पर है। तो काजू प्रसंस्करण के लिए बकावंड दूसरे स्थान पर और वनौषधि प्रसंस्करण केंद्र के लिए कुरंदी पहले स्थान पर। ये जो सारे करंट अफेयर में आपको पढ़ा रहा हूँ इसके पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में है। पीडीएफ टेलीग्राम का लिंक यहाँ ऊपर भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पीडीएफ का लिंक टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। वहाँ से भी आप जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको करंट अफेयर के पीडीएफ मिल जाएंगे और करंट अफेयर के साथ साथ और भी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं वो भी मैं टेलीग्राम में डालते रहता हूँ, तो वो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे। आगे बढ़ते हैं। दुर्गा फाइटर। दुर्गा फाइटर की शुरुआत कहाँ की गई है? सुकमा में। ये क्या है? ये महिला पुलिस कर्मियों का फाइटर दस्ता है। लेकिन ये दूसरा है, दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी फाइटर्स पहले से ही संचालित है, कार्यरत है। नक्सलियों के खिलाफ 32 महिला पुलिस कर्मियों का दल है दुर्गा फाइटर्स। कहाँ? सुकमा में। और दंतेवाड़ा में जो महिला फाइटर्स हैं वो कौन है? दंतेश्वरी फाइटर्स। आगे बढ़ते हैं। ई श्रम पोर्टल। ई श्रम पोर्टल असंगठित श्रमिकों का डाटाबेस तैयार करने के लिए पोर्टल बनाया गया है और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिलेगा इनसे। और आधार नंबर और बैंक नंबर खाता अनिवार्य होगा। तो ई श्रम पोर्टल किससे संबंधित है? क्वेश्चन ये पूछेगा। तो ये संबंधित है असंगठित श्रमिकों से। ई श्रम पोर्टल असंगठित श्रमिकों से। और लास्ट है, मिसेज इंडिया क्वीन का पुरस्कार किसे मिला है? तो रायपुर की रहने वाली श्वेता जायसवाल। मिसेज इंडिया क्वीन रायपुर की श्वेता जायसवाल। इवेंट हुआ था नागपुर में, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन कौन बनी? श्वेता जायसवाल। कहाँ की? रायपुर की। और रायपुर है आपका छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ के अकॉर्डिंग ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज के करंट अफेयर में बस इतना ही। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल चले जाइए। टेलीग्राम चैनल ये ऊपर लिखा हुआ है या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप उसको देख सकते हैं। दोस्तों मेरी आवाज़ थोड़ी सी भी खराब है क्योंकि तबीयत लगातार खराब चल रही है। तो फिलहाल आप आवाज़ पे मत जाइएगा, डिस्टरबेंस पे मत जाइएगा। आप ये देखिए कि आपको जो डाटा मिल रहे हैं, आपको जो कंटेंट मिल रहा है, आप उस पर फोकस करिएगा। तो आप जब कंटेंट और डाटा पे फोकस करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, आपके लिए मिल रही हैं। मेरी कोशिश ये है कि आपका एग्जाम बहुत बेहतर जाए। एक भी क्वेश्चन अगर आ जाए जो मेरे करंट अफेयर्स से है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और आप अगर उस एक क्वेश्चन से प्रीलिम्स क्लियर कर पाते हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो समय कम है, नया चीज़ बिल्कुल भी मत पढ़िएगा। करंट अफेयर को रिवाइज करिए, करंट अफेयर को देखते रहिए और पुरानी चीज़ें जो आपने पढ़ी हैं सिर्फ उसी को रिवीजन करिए। तो आज के इस करंट अफेयर में इतना ही। नेक्स्ट पोर्शन लेके फिर से मिलूंगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए।